आज की स्टोरी डैन मिलमैन नाम के लड़के की सच्ची कहानी पर आधारित है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको अपने अंदर के कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। डैन को एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वो टेम्पोलिन के काफ़ी मुश्किल स्टंट को परफॉर्म कर रहा था। इसी बीच जब वो परफॉर्मेंस एंड करके नीचे लैंड करता है तो ठीक उसी वक्त उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी यह हालत देखकर सभी शॉक हो जाते, लेकिन तभी एक अनजान रहस्यमयी आदमी वहां आकर उसके पैर के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है। उस आदमी की शक्ल तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसने दो अलग अलग कलर के लेदर शूज पहने हुए थे। एक था लाइट ब्राउन और दूसरा था डार्क ब्राउन। इसी बीच अचानक डैन की आंखें खुलती है और वह देखता है कि यह तो उसका एक बुरा सपना था, लेकिन सपने में इतनी अजीब चीज़ों की वजह से डैन थोड़ी देर के लिए सहम जरूर गया था। इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए उसी वक्त यानी रात के 3 बजे ही वॉक करने के लिए निकल पड़ता है। वॉक करते करते वो एक ग्रॉसरी स्टोर पहुंचता है और वहां से कुछ सामान लेता है। उसी वक्त पास में मौजूद एक गैस स्टेशन की तरफ से एक बूढ़ा आदमी उस स्टोर के अंदर आता है। डैन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस आदमी ने ठीक वैसे ही अलग अलग शूज पहन रखे थे जैसा उसने सपने में देखे थे। वो उससे कहता है आपके पैरों में अलग अलग जूते हैं। जवाब में वो आदमी कहता है इसमें से एक जूता नया है और एक पुराना। यह जवाब डैन को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह चुपचाप वहां से बाहर जाने लगता है। उसके बाहर जाते ही वो आदमी भी बाहर आकर एक चेयर पर बैठ जाता है, जिसे डैन नोटिस कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो सिर्फ 2 सेकंड बाद वापस मुड़कर देखता है तो यह देख के शौक शौक हो जाता है कि वह बूढ़ा आदमी अब उस चेयर पर नहीं बल्कि उस स्टोर की छत पर है। डैन के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि इतनी जल्दी एक आदमी नीचे से ऊपर नहीं पहुंच सकता था। हिम्मत करके डैन उसकी तरफ बढ़कर पूछता है आप इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंच गए। इस बात का वो आदमी जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी तरफ रहस्यमय तरीके से देखता रहता है। यह सब इतना अजीब था कि डैन भी हैरान था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो अब ज्यादा नहीं सोचता और वहां से निकल आता है। इसके बाद सुबह डैन कॉलेज में अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता है। डैन अपने कॉलेज का बेस्ट टेम्पोलोनिस्ट था, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था। उसको हमेशा दूसरों से आगे निकलने की होड़ थी और खुद को बेहतर समझता था, जिसकी वजह से उसके अंदर घमंड भी था। यही वजह से वह कुछ दिनों से खुद को साबित करने के लिए डबल फ्लिप्स की जगह ट्रिपल फ्लिप्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि एक बेहद ही मुश्किल और खतरनाक स्टंट था। वह काफ़ी देर प्रैक्टिस करके आखिरकार ट्रिपल फ्लिप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। यह देखकर कोच उसके पास आता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी अच्छे एथलीट हो, लेकिन ट्रिपल फ्लिप करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। आज तक कोई भी ये नहीं कर पाया, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस, साहस और असाधारण ताकत चाहिए। अगर तुम नहीं मानोगे और ऐसा ही करोगे तो एक दिन तुम्हें सीरियस इंजरी हो सकती है, जिससे तुम्हारा करियर खतरे में आ सकता है। यह सुनकर अब डैन काफी निराश हो जाता है कि कोई तो टेक्निक होगी जिससे वो इस फ्लिप को पूरा कर सके। तभी उसे उस बूढ़े आदमी का ख्याल आता है। वो सोचता है कि जिस तरह वो आदमी ऊपर छत पर पहुंच गया था, उसको देखकर लगता है कि वो कभी कोई एथलीट रहा होगा, इसलिए मुझे उससे मदद लेनी चाहिए। उसके बाद वो फिर से उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है आप उस दीवार सीधी दीवार पर सिर्फ 2 सेकंड के अंदर कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक जिम्नास्ट हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई भी एथलीट ऐसा नहीं कर सकता। बूढ़ा आदमी कहता है अभी उसको समझने के लिए तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए पहले तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं डैन को अपनी ट्रेनिंग और नॉलेज पर घमंड था। वह कहता है मुझे हर चीज़ की नॉलेज है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे सीखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। वो आदमी उससे कहता है अच्छा बताओ क्या तुम खुश हो। डैन को यह सवाल फिजूल लगता है और वो कहता है मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मैं भी एक सक्सेसफुल एथलीट हूँ। कॉलेज में मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लड़कियां मुझे पसंद करती है। इससे ज़्यादा और क्या खुशी चाहिए। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है अच्छा, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात को चैन से सो क्यों नहीं पाते हो, क्योंकि तुम कल भी रात को 3 बजे मेरे पास आए थे और आज भी 3 बजे ही मेरे पास आए हो। यह सुनकर डैन को महान फिलोसफर सॉक्रेटिस की याद आती है
और वह उसको सॉकेट्स कह के बुलाने लगता है और कहता है, आप यह फिलॉसफी मेरे सामने मत झाड़िए। बूढ़ा आदमी पूछता है, अच्छा ये बताओ, अगर तुम कॉलेज में टीम का हिस्सा न होते तो क्या करते? यह सवाल डैन को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने ओलंपिक के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं था। पर उस आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों? यह चीज़ डैन को अंदर से परेशान करने लगती है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है। अगले दिन से वह अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, दोस्तों के साथ पार्टी, लड़कियों के साथ वक्त बिताना, शराब पीना। पर इसी बीच अचानक एक पल के लिए वह बूढ़ा आदमी यानी सॉकेट्स उसके सामने आ जाता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। अब उसे लगता है कि यह एक इशारा है कि वो अपना ध्यान इन चीज़ों पर न लगाकर अपने गोल पर लगाए। इसलिए वह अगले दिन फिर से सॉकेट से मिलने पहुंच जाता है। वहाँ वह उससे थोड़ी देर बात करता है और इतने में जूली नाम की लड़की वहाँ दोनों के लिए खाना लेकर आती है। अब डैन को खाना जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है, इसलिए उसको देखकर सॉकेट्स कहता है, तुम्हें खाना एंजॉय करते हुए खाना चाहिए। आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? तुम्हारे अंदर कई बेकार आदतें हैं जिसको बदलना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है तो तुम्हें शराब, क्लब, लड़कियां, ड्रग्स और मीट से दूर रहना होगा। डैन को अपने ऊपर घमंड था। वह कहता है कि आपको लगता है कि मैं यह सब करते हुए ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा? घमंड में चूर डैन यह चैलेंज एक्सेप्ट करके टेबल के ऊपर ठीक चेयर पोज की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। लेकिन वह उस पर 5 मिनट तो दूर 3 मिनट भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। इतने में ही उसका घमंड गुस्से में बदल जाता है और खुद को बेइज्जत महसूस करते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सॉकेट्स कहता है कि सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बहुत सी नई चीज़ें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए बाहर किसी भी जवाब को मत ढूंढो। जवाब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सेल्फ एक्सपीरियंस में। और तब तुम्हें पता चलेगा कि रात को तुम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा खालीपन है। इसके बाद वह कहता है कि एक एथलीट एक योद्धा की तरह होता है। उसका शरीर जितना मजबूत होता है उतना ही मजबूत उसका दिमाग भी होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम आ चुका है। तुम कल से आ सकते हो। अब अगले दिन जब डैन कॉलेज प्रैक्टिस के लिए पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके दोस्त काइल के हाथ में प्रैक्टिस के दौरान फ्रैक्चर आ गया है और अब काइल ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। टीम का कोच यह देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि पोमेलियन हॉर्स का सबसे अच्छा एथलीट काइल ही था। अब रात को डैन ट्रेनिंग के लिए सॉकेट्स के पास जाता है। सॉकेट्स उस वक्त एक कार को ठीक कर रहा था, इसलिए वह डैन से एक रिंच मांगता है। डैन अपना आलसीपन दिखाते हुए वह रिंच उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन सॉकेट्स बिना उसे देखे उस रिंच को हवा में ही पकड़ लेता है। यह देख के डैन एक बार फिर से उस बूढ़े आदमी का मुरीद हो जाता है। दोबारा यह देखने के लिए वह वापस से दूसरी रिंच उसकी तरफ और तेजी से फेंकता है और इस बार भी सॉकेट्स उस रिंच को हवा में पकड़ लेता है। डैन का दिमाग इस वक्त काफ़ी सवालों से उलझा होता है कि आखिर कोई आदमी इतना सचेत कैसे हो सकता है। तभी सॉकेट्स उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त फालतू बातों में ही उलझा रहता है। अपने दिमाग पर काबू पाना सबसे मुश्किल ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि फालतू विचार हमें हमारे गोल से भटका देते हैं। इसके बाद सॉकेट्स डैन को एक थप्पड़ मारकर उकसाते हुए वापस पंच करने को कहता है। पहले तो डैन शांत रहता है, लेकिन वापस उकसाने पर सॉकेट्स को पंच करने की कोशिश करता है, पर सॉकेट्स उल्टा ही उसे जमीन पर पटक देता है। उसके बाद वह उसको उठाता है और समझाता है कि यहाँ तुमने दो गलतियाँ की। एक तो तुम आवेश में आ गए, जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान पंच करने में नहीं बल्कि मुझे हराने में लग गया था। इसलिए अपने दिमाग से इन कचरों को निकालो। बदले की भावना या दूसरे से अच्छा बनने की होड़ हमें नुकसान ही पहुंचाती है। इसके बाद सॉकेट्स कहता है कि कल सुबह मुझे कैंपस के ब्रिज पर मिलना। डैन ठीक ऐसा ही करता है और दूसरे दिन ब्रिज पर पहुंच जाता है। ब्रिज पर पहुंचते ही वह सॉकेट से कहता है, ठीक है, अब बताइए मुझे क्या करना है। तभी सॉकेट्स उसे पानी में धक्का देके गिरा देता है। गुस्से से बाहर आकर डैन उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसने धक्का क्यों दिया।
तभी सॉकेट्स उससे कहता है कि शायद तुम रात वाली बात भूल गए हो। अभी ब्रिज पर आने तक तुम्हारे दिमाग में ट्रेनिंग थी, लेकिन मेरे धक्का देने के बाद तुम्हारा दिमाग फिर से कचरे से भर गया और तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में डैन कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं। तभी सॉकेट्स उसको पकड़ता है और उसके दिमाग में झांक कर देख लेता है कि वह इस वक्त क्या क्या सोच रहा है। इसके बाद वह डैन से कहता है कि अगर तुम अपना दिमाग इन फिजूल की चीज़ों में लगाओगे और जब तुम अपना ध्यान सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रखना सीख जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। यह बात डैन को कुछ हद तक समझ में भी आती है। इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाता है। वहाँ कोच काइल की चोट लगने की वजह से पोमेलन हॉर्स के लिए सभी एथलीट का टेस्ट लेने लगता है। इस बार डैन सॉकेट्स की बात को याद रखते हुए अपना फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे रखता है और अपने दिमाग पर काबू पाते हुए सारे स्टंट को परफॉर्म करता है, जो कि काइल से भी बेहतर था। डैन का स्किल देखकर सभी लोग हैरान हो जाते, क्योंकि वह असल में टेम्पोलियन का चैंपियन था, लेकिन अब वो इस स्टंट को प्रोफेशनल एथलीट से भी बेहतर कर रहा था। वापस आने पर वो ये बात सॉकेट्स को बताता है कि आपका तरीका काम कर गया। मैंने आज वो कर दिखाया जिसके बारे में मुझे खुद को भी पता नहीं था। मेरे सभी दोस्त मुझको देखकर जल रहे थे, जिसको मैं महसूस कर पा रहा था, लेकिन सॉकेट्स को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। डैन ये देखकर शांत हो जाता है और पूछता है कि क्या आपको यह बात अच्छी नहीं लगी। सॉकेट्स कहता है कि तुम अभी भी पास्ट में ही रह रहे हो। तुम्हें आज भी अपने परफॉर्मेंस पे घमंड महसूस हो रहा है। इसका मतलब मैंने तुम्हें अब तक जो कुछ सिखाया तुम भूल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ नहीं सिखाऊंगा। तुम जा सकते हो। यह सुनकर डैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह असल में वहाँ से नहीं जाता और छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होते ही वो सॉकेट्स का पीछा करता है। वह देखना चाहता है कि आखिर सॉकेट्स कहाँ जाता है। सॉकेट्स डैन के प्रैक्टिस रूम में चला जाता है, जिसे देख डैन को हैरानी होती है। डैन अब अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सॉकेट्स तो ऊपर पोल पर बैठा हुआ है। अब डैन भी जैसे तैसे वहां चढ़कर बैठ जाता है और डैन जैसे ही ऊपर जाकर बैठता है, उसे महसूस होता है कि वह सभी खिलाड़ियों के दिमाग को पढ़ने लगा है। वह सुन पाता है कि सभी खिलाड़ी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब डैन खुद के ही एक प्रतिरूप को उस प्रैक्टिस रूम में आते हुए देखता है। यह देखकर डैन काफी डर जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। गिरते ही अचानक वो बेहोश हो जाता है और देखता है कि यह तो उसका एक सपना था। ना तो सुबह हुई थी और ना उसने सॉकेट्स का पीछा किया था। असल में सॉकेट्स ही था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। अब सॉकेट्स उससे कहता है कि तुम इतने में ही परेशान हो गए, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन डैन काफ़ी डर चुका था, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन से उसकी प्रैक्टिस में गलतियाँ होने लगती है। उसका कोच उससे कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है या फिर तुम्हें आराम की ज़रूरत है। एक दो दिन रेस्ट ले लो। डैन का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी बीच उसे कॉलेज में जूली मिलती है। वह उससे कहता है कि मैं सोच रहा था कि सॉकेट्स की ट्रेनिंग से मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन मैं उल्टा कमज़ोर होता जा रहा हूँ। मेरी परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जूली कहती है कि इस बारे में तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। जब वो ये बात सॉकेट से करता है तो उससे ऐसा काम करवाता है जो उसे आज तक कभी नहीं किया। सोशल सर्विस, साफ सफाई, टॉयलेट क्लीनिंग, वॉशिंग, सब कुछ। इस बीच वह ड्रिंक, ड्रग्स, क्लब, लड़कियां सब छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर ही होता जाता है। फिर वह एक दिन तंग आकर सॉकेट से गुस्से में कहता है कि ये टॉयलेट साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ। तभी सॉकेट्स कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से मेडिटेशन सिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें तुम्हारा पीछा छोड़ दे। गुस्से में अब डैन उससे कहता है कि आपने मुझसे पहले दिन पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस बेकार गैस स्टेशन में खुश हो। दरअसल डैन को लगता है कि सॉकेट्स असल जिंदगी से हारा हुआ आदमी है, जो अपनी जवानी में कुछ नहीं कर पाया और अब दूसरे को फिलॉसफी सिखाकर ज्ञान बांट रहा है, और इसी चक्कर में शायद वो भी फंस गया है। लेकिन तभी सॉकेट्स उससे कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, अपने इमोशन पर काबू रखो। लेकिन डैन कहता है कि आपको मुझे अब कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सीख लूँगा। आप खुद को सिखाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अफसोस, वो सॉकेट्स की सीख को समझ ही नहीं पा रहा था कि दूसरों के लिए की गई निस्वार्थ सेवा आपके अंदर साहस को जगाती है। खैर, अब तो वो वापस अपना पुराना रूटीन शुरू कर देता है। शराब, लड़कियां, क्लब, दोस्त और अंत में खालीपन।
उसी खालीपन को दूर करने के लिए जब एक दिन डैन तेज बाइक चलाने लगता है तो उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर कांच के टुकड़ों की तरह ठीक वैसे ही टूटकर गिरते हैं जैसे उसने सपने में अपने पाँव को देखा था। होश में आने पर पता चलता है कि वो 3 दिन से अस्पताल में था और डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसकी दाहिनी टांग की हड्डी टूटी नहीं है बल्कि पूरी तरह से चकनाचूर हुई है। उसके पैर में कुल 13 फ्रैक्चर्स हैं और इसी वजह से ऑपरेशन के दौरान उसके पैर में मेटल रॉड भी डाली गई है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुमने ठीक से सभी बातों का ख्याल रखा तो तुम 2 महीने में चलना शुरू कर सकते हो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के बारे में भूल जाओ क्योंकि अब तुम कभी भी टेम्पोलिन की को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। डैन को पता चल चुका था कि अब उसका ओलंपिक में जाना नामुमकिन हो चुका है क्योंकि उसको चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा था और उसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब कुछ बंद हो चुकी थी। टूटी हड्डी टूटने के बाद डैन का घमंड भी अब टूट चुका था। इसी बीच जूली उसके पास आती है। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैन जूली को पसंद करने लगता है लेकिन इस वक्त उसका मन अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। खैर, अब इसके बाद वो सोचता है कि ऐसे हार नहीं मानेगा। वो अपने कोच से मिलता है और कहता है कि मैं 3rd राउंड में तो आउट हो जाऊंगा, लेकिन 8 महीने के बाद फाइनल क्वार्टर राउंड है, मैं उसमें परफॉर्म करूंगा, जिसके लिए मैंने ओलंपिक कमेटी में पिटीशन भी दायर कर दी है। लेकिन कोच ये जानता था कि डैन जिस सपने को देख रहा है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। वो खुद को हर्ट कर लेगा क्योंकि डॉक्टर ने उसको प्रैक्टिस करने के लिए मना किया है। उधर डैन खुद के सपने को टूटता देख फिर से आवेश में आ जाता है और वो अपनी सभी ट्रॉफीज को तोड़ देता है। फिर टावर पर जाकर अपने आप को खत्म करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वहां उसे खुद की एक रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, अपना वह हिस्सा दिखाई देता है जो हमेशा घमंड और गुस्से से भरा होता था। उसका रिफ्लेक्शन उसके अंदर के डर और मजबूरी को दर्शाता है। उसे दिखता है कि अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। इसके बाद उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन डैन समझ जाता है कि अगर वो अपने अंदर के गुस्से, घमंड और डर को भूल जाएगा तो यह सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, जैसे ही उसका वो रिफ्लेक्शन अपने आप नीचे गिरकर खत्म हो जाता है, ऐसा होते ही अचानक डैन की नींद खुलती है क्योंकि यह सब उसका सपना नहीं था। अब वो समझ चुका था कि जो सपना उसने देखा है उसे हकीकत में वैसे ही अपने डर को खत्म करना होगा। इसलिए वो मदद मांगने के लिए सॉकेट्स के पास जाता है और तेज तेज रोने लगता है। सॉकेट्स इस बार उसको अलग तरह से ट्रीट करता है क्योंकि वो भी जान चुका है कि ये पहले वाला डैन नहीं है। वो कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो और जैसा मैंने तुमको पहले समझाया था, हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर है। खुद से सवाल पूछो, जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। और जब तक तुम्हें सही जवाब नहीं मिलता तब तक उस पुरानी कार के ऊपर बैठकर सोचते रहो। डैन उस कार पर जाकर बैठ जाता है। उसके पास समय ही समय है, लेकिन आखिर वो क्या सोचे उसे समझ नहीं आता। वो हर बार एक नए जवाब के साथ सॉकेट से मिलता है, लेकिन उसका गुरु उसको वापस भेज देता है। फिर रात भर उस कार पर बैठने के बाद सुबह डैन को एक कपल दिखता है। उसको देखकर उसे एक जवाब मिल जाता है। वो अंदर जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पल, हमारे प्रेजेंट जिसमें हम जी रहे हैं। हमें उसकी फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि अपने पास्ट और फ्यूचर की। यह सुनकर सॉकेट्स को उसके जवाब से सैटिस्फैक्शन मिल जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम वो बन ही गए जो तुम्हें होना चाहिए। उसके बाद वो दोनों रोज़ काफ़ी समय बिताते हैं और डैन को काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलता है। इस दौरान वो एक दिन अपने प्रैक्टिस रूम में जाकर पुराने दोस्तों से भी मिलता है और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगता है। उसके दोस्त उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही डैन है। खैर, अब अगले दिन डैन सॉकेट से कहता है कि अब मैं लोगों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। इस बार सॉकेट्स उससे कहता है कि सेवा करना तुम सीख चुके हो, जिंदगी का असली मतलब भी तुम सीख चुके हो। अब तुम्हें वो करना है जिसके लिए तुम्हें ये जिंदगी मिली है। चलो अब उठो और अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। डैन कहता है कि
ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पैर में रॉड डाली गई है, मैं प्रैक्टिस तो दूर जंप भी नहीं कर सकता। सॉकेट्स कहता है कि एक योद्धा अपनी जीत और परफॉर्मेंस के लिए आगे नहीं बढ़ता, वो आगे बढ़ता है क्योंकि यह उसका कर्म है, प्रकृति ने उसे यही काम दिया है और उसे वो हमेशा करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर सॉकेट्स उसको रेस के पास ले जाता है, वहाँ डैन को पता चलता है कि ये रिंग तो उसके गुरु ने तब बनाए थे जब वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। अब वो उस दिन से डैन पैर में रॉड होने की बाद भी अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है और पूरी मेहनत करता है। उसे जीत नहीं चाहिए और ना ही उसको किसी कंपटीशन की चाह है। वो ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी के लिए बना है। इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस को और निखारने के लिए कॉलेज में जाता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर उसका कोच। इसी बीच उसका कोच उसके पास आता है और उसे एक बुरी खबर देता है कि ओलंपिक की कमेटी ने तुम्हारी याचिका को खारिज कर दिया है। कमेटी ने डॉक्टर से और कोच से बात की थी, जिसमें कोच ने बताया था कि डैन एक इगोस्टिक लड़का है। वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपनी जान की फिक्र नहीं करता और अब तो उसके पैर में चोट भी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, इसलिए उसने कमेटी के सामने डैन को चुनने से मना कर दिया। डैन अपने कोच की आंखों में देखता है जैसे वो पूछ रहा हो, आपने ऐसा क्यों किया? डैन को उम्मीद थी कि प्रैक्टिस के बाद वो अपने आप को सही कर पाएगा। उसे भी किसी से लड़ाई नहीं लड़नी थी, लेकिन उसकी लड़ाई खुद उसके साथ थी, जिसे उसके कोच ने छीन लिया था। डैन सॉकेट्स के पास आकर सब कुछ बताता है। सॉकेट्स कहता है कि कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिस जारी रखो, कोई भी चीज़ तुमको तुम्हारे गोल से दूर नहीं कर सकती, सिर्फ तुम ही हो जो खुद को उससे दूर कर सकते हो। डैन कहता है लेकिन अब याचिका खारिज हो चुकी है, ओलंपिक का गोल्ड लेने के लिए अब मैं नहीं खेल सकता। सॉकेट्स कहता है कि गोल्ड मेडल असल में एक लालच है, फेम का, बेहतरी का, खुद को सबके सामने ऊंचा दिखाने का। जब तुम इस बारे में नहीं सोचोगे तो गोल्ड अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम अपने अंदर से खुश नहीं हो तब तक कोई भी चीज़, बाहरी चीज़ तुम्हें खुशी नहीं दे सकती और वो गोल्ड सिर्फ एक बाहरी चीज़ है। इसलिए अपने जज्बातों पर काबू रखो और प्रैक्टिस करते रहो। पर डैन को कुछ समझ नहीं आता, उसके सामने फिर वही दिक्कत आ जाती है जब उसके पास अपने सवालों का जवाब नहीं है। इसलिए इस बार वो खुद उस कार पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। डैन को यह करता देख सॉकेट समझ जाता है कि वक्त आ गया है कि डैन को अपना अंतिम सबक सिखाया जाए। वह उसके पास जाता है और उससे सुबह पहाड़ी पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ कोई खास चीज़ है। अब अगली सुबह दोनों काफ़ी घंटों चढ़ाई करने के बाद उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं। ऊपर पहुँचकर डैन पूछता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या आपने मुझे ये नज़ारे और धूल दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं? तभी सॉकेट नीचे पड़ा एक पत्थर उठाकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया। उस पत्थर को हाथ में लेकर डैन काफ़ी निराश हो जाता है। वह उससे कहता है कि इतनी मेहनत करके हम सिर्फ यहाँ इस पत्थर के टुकड़े के लिए आए हैं। सॉकेट्स एकदम चुप रहता है और तभी डैन का दिमाग काम करता है। वो समझ जाता है कि सॉकेट्स उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं समझ चुका हूँ कि जिस तरह हम इतनी मेहनत करके यहाँ आए और अब ये पत्थर पाकर हमारा काम खत्म हो गया, ठीक वैसे ही प्रैक्टिस करके अगर गोल्ड मिल भी गया तो उसका नशा 1 या 2 दिन ही रहेगा, उसके बाद फिर कुछ और ढूंढना होगा। और यही है असली खुशी, असली जिंदगी। यानी हमें हमेशा चलते रहना है, अपना कर्म करते रहना है। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। इम्पोर्टेंट मंजिल नहीं बल्कि उसका सफ़र है। सॉकेट्स कहता है, हाँ मेरे बेटे, ठीक वैसे ही जैसे चोटी पर पहुंचने से पहले तुम जिज्ञासु थे और तुम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पत्थर हाथ में आते ही तुम्हारा गोल पूरा हो गया, इसी तरह वो गोल्ड मेडल भी अपने आप आ जाएगा। तुम अपना सफ़र शुरू तो करो। उसके बाद डैन पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो अपने आप कॉलेज में जाकर प्रैक्टिस करते रहता है, जबकि उसे पता है कि अब वो ओलंपिक्स में नहीं खेलेगा। वो इतनी मेहनत करता है कि एक दिन उसका कोच उसकी मेहनत को देखकर कमेटी को उसका नाम वेरीफाई करने के लिए भेज देता है। आखिरकार मंजिल अपने आप डैन के पास आने लगती है और जब वो अपने फाइनल परफॉर्मेंस के लिए जाने लगता है तो सॉकेट्स को साथ लेने के लिए उस गैस स्टेशन पर आता है, लेकिन आज वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। सॉकेट्स को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी जिस काम को करने वो आया था वो पूरा हो चुका था। अब डैन अपने गुरु के बारे में सोचते हुए, उसके लेसन्स को दिमाग में रखते हुए अपने परफॉर्मेंस पूरा करता है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है।
कुछ कंटेस्टेड कमेंटेटर्स के मुंह उसकी फ्लिप को देखकर खुले के खुले रह जाते हैं और इसके बाद वो अपने नाम गोल्ड मेडल भी कर लेता है। बाद में वो जूली से शादी कर लेता है और एक किताब लिखता है जिसके ऊपर यह स्टोरी बनाई गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और काफ़ी सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। उसके लिए धन्यवाद।